हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री की किताब में। ये चैप्टर कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उनके फेवरेट स्पोर्ट का, उनके फेवरेट खेल का उनको काफ़ी अलग नज़रिया देखने मिलेगा। अलग नज़रिया मतलब पता चलेगा कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये चीज़ कहाँ से आई, वो चीज़ कहाँ से आई, हर बारीकी पता चलेगी आपको। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। आज बात करेंगे हम हिस्ट्री एंड द स्पोर्ट द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। चैप्टर नंबर 7 क्रिकेट की बात करी जाएगी, पूरी कहानी देखी जाएगी क्रिकेट की। सबसे पहले आप देखेंगे ओवरव्यू। ओवरव्यू में हमें पता चलेगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स किस तरीके से हुई थी क्रिकेट की, और ये गेम जो है ये इंग्लैंड में किस तरीके से शुरू होता है। लॉज क्या है क्रिकेट के, व्हाट आर द लॉज विच गवर्न द स्पोर्ट कॉल्ड क्रिकेट। क्रिकेट एज रिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, ये तो गजब की बात है। क्रिकेट एक ऐसा आईना है जिसमें आपको अपना भविष्य भी दिखता है, आज भी दिख रहा है, कल भी दिख रहा है। इस तरीके की चीज़ आज आप समझ पा रहे हैं। जब किताब लिखी जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि आपके पीछे और आज का दोनों दिख जाता है आपको क्रिकेट में। आज कितने सारे भारतीय हैं जो क्रिकेट को अपना पैशन मानते हैं, वो उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। क्रिकेट ऐसा कहा जाता है, इट्स नॉट अ स्पोर्ट इन इंडिया, इट्स अ रिलीजन। आगे हम बढ़ें तो बात करेंगे द स्प्रेड ऑफ क्रिकेट, किस तरीके से क्रिकेट इंग्लैंड में शुरू होता है और आप देखेंगे पूरे देश के कोनों में, अलग अलग जगहों में, फिर पूरी दुनिया में किस तरीके से फैलता है, कैसे इसको कमर्शलाइज किया जाता है, मीडिया और क्रिकेट किस तरीके से है। देखिए शुरू से हम कैसे देखते थे इसको। पहले इसको खेला जा रहा है, बाद में इसको टीवी पे दिखाया जाने लगा तो लोग उसको देख रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के मैच होने लगे, टेस्ट सीरीज हो रही हैं, ओडीआईज हो रही हैं। फिर फाइनली आप देखेंगे एक और नया मैनिफेस्टेशन आता है, आईपीएल, जो एक फर्दर लेवल ऑफ कमर्शलाइजेशन है। बीच में ऐडें चलेंगी, स्पॉन्सरशिप्स होंगी, दुनिया भर की जो टी शर्ट्स हैं उनके ऊपर नाम लिखे जाएंगे स्पॉन्सर्स के, उनके बीच बीच में एड्स आएंगी जब आप टीवी में देखेंगे। इस तरीके से क्रिकेट से पैसा भी कमाया जा रहा है। तो खेल को कमर्शलाइज कैसे किया, किस एंगल से किया, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। आप देखें शुरुआती दौर की बात है, ये जो क्रिकेट है ये 500 साल पहले ग्रो करता है। और ये जो क्रिकेट है पर्टिकुलरली, इसमें जो स्टिक ऑन बॉल का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी वैरायटी का था। ये जो वर्ड आता है बैट, जो बैट है इसका सिंपल सा मतलब होता है कोई भी क्लब, क्लब समझते हैं आप, कोई भी डंडा, बड़ा सा डंडा जिसको हिंदी में हम फट्टा भी कह देते हैं, डंडा है या लकड़ी है कोई, उसको बैट कहते हैं अंग्रेजी में ये लोग। 17th सेंचुरी की बात है, ये जो क्रिकेट है ये इवॉल्व हो गया था, और इतना इवॉल्व हो गया था कि ये डिस्ट्रिक्ट जो थे आसपास के, डिस्ट्रिक्ट के गेम्स के तौर में ये रिकॉग्नाइज होने लगा था। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको खेला जाने लगा था। साथ में आप देखेंगे इसके फ़ैन भी हो गए थे, और संडे को ये खेला जाता था, इतने ज़्यादा लोग इसके फ़ैन थे। और संडे को देखिए एक और बात मैं बता दूं, जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न जो रिलीजन है, उसमें ऐसा माना जाता है संडे को आपको चर्च में जाना है, यू हैव टू बी इन द चर्च इन संडे, संडे मास में आपको जाना पड़ता है। लेकिन ये इतना पॉपुलर हो गया था कि संडे को ये चर्च नहीं जाते थे, उसकी जगह ये कहाँ जाते थे, ये क्रिकेट खेलने चले जाते थे। तो इसकी वजह से कुछ लोगों को फाइन लगता था इसका, या फिर लोगों को पनिशमेंट मिलता था। जैसे अगर आप स्कूल के हैं या फिर आप कॉलेज के हैं जहाँ पर आपको कंपलसरी है संडे को आपको चर्च पहुँचना, और आप उस टाइम पे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर देखें द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट, ये पुराना क्रिकेट बैट लगभग आपको हॉकी जैसा दिख रहा होगा। इसकी जो डिज़ाइन है ये हॉकी जैसी डिज़ाइन है, नहीं ये तो कुछ और बन गया, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं वो हॉकी जैसी है। आगे की तरफ ये पतला है और आगे जाके चौड़ा होता जाता है नीचे की तरफ। आप देखिए मिड 18th सेंचुरी तक बैट का जो शेप था वो लगभग हॉकी स्टिक जैसा था, जिसमें आपको मालूम है हॉकी स्टिक में क्या होता है, उसकी जो बॉटम होती है वो थोड़ा सा कार्व्ड आउट होती है, चौड़ी सी होती है, और जो आगे है जो उसका पकड़ने का एरिया होता है, जो हैंडल वाला एरिया होता है, वो आपका पतला होता है। इसके बहुत से सिंपल रीजंस हैं। आप देखिए पहले जो बॉलिंग हुआ करती थी, बॉलिंग अंडर आर्म हुआ करती थी। आजकल आप देखते हैं जो क्रिकेटर है वो आता है और अपना हाथ इस तरीके से घुमा के बॉल को फेंकता है, बॉल जो है वो इस तरीके से जाती है। लेकिन पहले के समय ऐसा होता था, बॉल जो है वो अंडर आर्म नीचे की तरफ से फेंकी जा रही है, बॉल ऐसे जाती थी, जिसकी वजह से वो हॉकी जैसी डिज़ाइन का जो बैट है वो यूज़ किया जाता था। क्योंकि बैट्समैन को बेस्ट चांस कहाँ से मिलेगी कॉन्टैक्ट की, वो जब भी मिलेगी जब अंडर आर्म में हॉकी जैसी चीज़ को यूज़ करा जा रहा है, क्योंकि हॉकी में भी जनरली जो बॉल है वो ज़मीन पे ही घूमती रहती है। बाद में रूल्स चेंज होते हैं कि ओवर आर्म ऑफ बॉलिंग होने लगे। थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें क्रिकेट के इर्द गिर्द कैसी चल रही थी, और ये जो गेम है इंग्लैंड में कैसे डेवलप हुआ।
तो कहीं ना कहीं ये जो क्रिकेट है ना, ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बताता है हमें इंग्लैंड की उस समय कैसी थी। ये बात है 18th और 19th सेंचुरी की, जब ये गेम अपना शेप ले रहा था। इस गेम के यूनिक नेचर ये है कि आप देखेंगे जो टेस्ट क्रिकेट है वो 5 दिन तक खिंच रहा है और उसके बाद भी वो ड्रॉ हो सकता है। ये सोशल फिनोमेना बता रहा है, सोशल सिस्टम बता रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, आज के समय में कोई ऐसा मॉडर्न स्पोर्ट नहीं है जो टीम के साथ खेला जाता हो जो इतना लंबा खिंचता है। इस तरफ मैं इस पिक्चर को समझा देता हूं। ये देखिए, एक आर्टिस्ट ने स्केच बनाया था क्रिकेट ग्राउंड का। ये लॉर्ड्स एक ग्राउंड है क्रिकेट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1827 की पिक्चर है और देखिए किस तरीके से क्रिकेट खेला जा रहा है। लॉर्ड्स जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा लॉर्ड्स का क्या रेलेवेंस है क्रिकेट में। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक तरफ 5 दिन तक टेस्ट मैच चल रहा है, उसके बाद ड्रॉ हो सकता है। दूसरी गजब की बात यह है कि जो लेंथ है पिच की वो क्लियर है कि 22 यार्ड होनी चाहिए लेंथ पिच की, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर नहीं है कि शेप कैसा होना चाहिए ग्राउंड का। वो सर्कुलर भी हो सकता है, ओवल शेप भी हो सकता है। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया का जो एडिलेड में स्टेडियम है उसका शेप ओवल है। दूसरी तरफ आप देखें नियरली सर्कुलर। दूसरी तरफ जो आपका चिपोंक करके चेन्नई में एक स्टेडियम है उसका शेप भी नियरली सर्कुलर है। और गजब की बात यह देखिए कि आपको मेलबर्न में अगर 6 स्कोर करना है, छक्का मारना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। इट हैज़ टू मच ग्राउंड हैज़ टू बी कवर्ड। ऑन दी अदर हैंड फिरोज शाह कोटला में इसका इन्वर्स है। फिरोज शाह कोटला जो है वो छोटा है इन कंपैरिजन टू मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो ये जो डिफरेंस है ये हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से है। मेजॉरिटी में आप देखेंगे पिच तो क्लैरिफाइड है, पिच के ऊपर तो लॉ बना दिया, लेकिन आपने कहीं पर भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जिसमें आपने ग्राउंड की जो डाया है उसको फिक्स किया हो। यहाँ पर 1874 एक पिक्चर आपको दिख रही है, पेवेलियन ऑफ मेरिलबोर्न। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का जो पेवेलियन है वहाँ की फोटो है। यहाँ देखिए किस तरीके से लोग बैठा करते थे और इनका सेटअप हुआ करता था। आप देखिए पहले लॉज जो लिखे जाते हैं क्रिकेट के लिए वो 1774 में लिखे जाते हैं और उसी टाइम हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। तो कहीं ना कहीं आसपास ही ये लॉ बनाने के लिए मौसम बना था। सारे लॉज एक आसपास ही बनाए गए थे। ये जो लॉ है ये प्रिंसिपल्स बनाते हैं किस तरीके से चूज किया जाएगा जेंटलमैन को। उसके बाद आप देख रहे हैं ये 2 अंपायर्स जो है इनको चूज करा जाएगा और यही आदमी होंगे, यही पर्सन होंगे रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड ऑन डिस्प्यूट्स। कोई भी डिस्प्यूट्स है तो यही उस चीज़ को डिसाइड करेंगे। अंपायर्स वाला जो सिस्टम आता है वो इसी टाइम पे आता है। स्टंप्स की जो लेंथ है 22 इंच वो भी यहीं से आती है और जो बेल है उनकी लेंथ 6 इंचेस होगी। तो यहाँ पर 22 इंच स्टंप की लेंथ और 6 इंचेस आपके बेल्स की लेंथ होगी। जो गिल्ली होती है इस तरीके से होती है, उनकी लेंथ हो जाएगी 6 इंचेस। यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड लॉज जो क्रिकेट में ड्रॉ करे जा रहे हैं वो रेगुलरली रिवाइज करे जा रहे हैं, पब्लिश करे जा रहे हैं। साथ में बैटिंग के क्या नॉर्म्स होंगे उनको भी फॉर्मलाइज कर दिया गया। तो बैटिंग भी हो रही है, सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब बैटिंग तो बहुत शुरू से होती है। 2 मुर्गे लड़ते थे तो बैटिंग हो जाती थी, 2 कुत्ते लड़ रहे हैं तो बैटिंग हो जाती थी, 2 आदमी लड़ते थे तो बैटिंग हो जाती थी। आपने देखा होगा, अगर शर्लॉक होम्स मूवी देखी हुई आपने, तो वहाँ पर जो आदमी है एक गोले में है, 2 लोग लड़ रहे हैं, उनके ऊपर पूरे आसपास के जो लोग हैं वो शराब पी रहे हैं और पैसे लगा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ आपने बहुत सी मूवीज़ में भी देखी होगी। तो उसी तरीके से क्रिकेट में 2 टीम होती हैं, इसीलिए बैटिंग हो जाती है। आपको पता होगा अगर तो वॉर में भी बैटिंग होती थी, वॉर पे भी बैटिंग होती थी। जो आपकी वर्ल्ड वॉर है उन पे भी बैटिंग हुई है। बहुत सारे अलग अलग बदलाव आते हैं 19th सेंचुरी आते आते तक। आप देखेंगे जो रूल्स हैं वाइड बॉल के वो अप्लाई होने लगे। सरकमफ्रेंस जो है बॉल का वो भी स्पेसिफाई कर दिया गया कि इतना ही होना चाहिए सरकमफ्रेंस। प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जैसे पैड्स और ग्लव्स हैं ये अवेलेबल हो गए उस टाइम तक। साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट आई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आई उस वजह से। बाउंड्रीज 4 कब होगा वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आप देखिए ऑल शॉट्स के लिए आप कोई भी शॉट मारेंगे पहले ना तो उसके लिए आपको दौड़ना ही पड़ता था। अब उनने बना दिया कि एक लिमिट से आगे अगर बॉल जाएगी तो वो 4 होगा, अगर उड़ते हुए जाएगी तो 6 होगा। आप देखिए ओवर आर्म बॉलिंग को इन्होंने इलीगल बना दिया। ये जो ओवर आर्म बॉलिंग है ये इलीगल हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ रहे थे। अब मैंने आपको कहा था जो क्रिकेट है वो रिफ्लेक्शन है पास्ट और प्रेजेंट का, तो वो कैसे है ये समझते हैं। ये जो गेम ऑफ क्रिकेट है ये मैच्योर हो रहा था धीरे धीरे। आप देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है 18th सेंचुरी में और इसी समय में जो क्रिकेट है वो अपनी मैच्योरिटी गेन करता है। हिस्ट्री ने क्रिकेट को
एक ऐसा गेम बना दिया जिसमें दोनों टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पास्ट के भी और प्रेजेंट के भी। क्रिकेट का एक कनेक्शन है रूरल पास्ट से, जो रूरल एरिया है, जो कंट्री साइड है, उससे कनेक्शन है। आप देखिए लेंथ ऑफ टेस्ट मैच इसीलिए इतना बड़ा है क्योंकि गांव में आपके पास टाइम ही टाइम है, आप खेलते रहिए, तो इस वजह से लेंथ ऑफ क्रिकेट का जो टेस्ट मैच है उसका बढ़ जाता है। और साथ में आप देखिए जो क्रिकेट ग्राउंड की अनसर्टेनिटी है वो भी यहीं से ड्राइव आउट होती है, क्योंकि बड़े खेत में खेलोगे तो बड़ा हो जाएगा ग्राउंड, छोटे खेत में खेलोगे तो छोटा हो जाएगा। इस वजह से क्रिकेट के ग्राउंड का जो शेप है या फिर जो साइज है उसमें अनसर्टेनिटी है। बाउंड्रीज का आप देखिए, बाउंड्रीज के ऊपर लॉ बनाए जा चुके थे, लॉज ऑफ क्रिकेट बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए बाउंड्री का आपके विकेट से, वो चीज अभी तक स्पेसिफाई नहीं की गई थी, आपको नहीं पता था क्या वैल्यू है। ओरिजिनल क्रिकेट मैच की भी टाइम लिमिट नहीं होती थी, ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि गांव में आपके पास टाइम ही टाइम है। दूसरी तरफ आप देखिए जो मॉडर्न फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं या जो मॉडर्न फैक्ट्री वर्क्स होते हैं, वहां पर आपको पर आवर के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, या फिर आप कितने दिन काम कर रहे हैं या फिर कितने हफ्ते काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। और इसी कारण से जो फुटबॉल या हॉकी जैसे खेल है इनमें एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट होती है। आप देखिए इन गेमों में टाइम लिमिट इसीलिए है क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल सिटी लाइफ है इसकी रूटीन के साथ ये मिल पाए, ये मैच कर पाए, ये एडजस्ट कर पाए। तो अगर आपको बीच में टाइम मिला, मान के चलिए आपको 2 घंटे का ब्रेक मिल गया, आपने वहाँ खाना पीना खाया और 1 घंटे आपने गेम खेल लिया, उस तरीके का फंडा ये चलाते थे फुटबॉल और हॉकी में। लेकिन ये जो ओरिजिनेशन क्रिकेट का है ये कंट्री साइड से, जहाँ पर आपको पास टाइम की कमी नहीं है। इस वजह से ये जो है टेस्ट मैच 5 दिन चल रहा है फिर भी ड्रॉ हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें होती रहती थी। आगे आप देखें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं क्रिकेट में वो क्या बदलाव लाते हैं। तो क्रिकेट इक्विपमेंट्स जैसे कि आपको मालूम होगा, पैड हैं, बैट हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आएगा। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि ये जो क्रिकेट है ये बदला नहीं है, समय बदलते, समय तो बदल रहा है लेकिन ये जैसा का तैसा ही है। आप देखेंगे ये जो ट्रू ओरिजिन है उसका रूरल इंग्लैंड से, वो चीज़ अभी भी आपको देखने मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टूल्स, जो भी टूल्स आपके यूज़ हो रहे हैं क्रिकेट में, जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, पैराफर्नालियाज हैं, चाहे आप बैट की बात करें, बॉल की बात करें, स्टंप्स की बात करें, बेल्स की बात करें, मतलब आप विकेट्स देख लीजिए या फिर आप उसके गिल्ली देख लीजिए, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये नेचुरली बनाई जाती हैं और ये प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से बनाई जाती है। मतलब इसमें आपको इंडस्ट्रियल मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बल्ला बैट बनाया जा रहा है वो लकड़ी का बन रहा है, वो आपके लिए एक बढ़िया कारपेंटर बना देगा और लकड़ी से पेड़ से काट के बना देगा। सेम विद एवरीथिंग लाइक स्टम्प्स एंड बेल्स। और बॉल भी बनाने का जो तरीका होता है वो भी प्री इंडस्ट्रियल तरीका है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही कि आज भी जो बैट बनाने का मटेरियल है वो ज़्यादा नहीं बदला है। क्रिकेट में अगर मैं बात करूं तो आप देखिए प्लास्टिक, फाइबर्स या मेटल्स कहीं पर भी इस चीज़ का यूज़ नहीं है। क्रिकेट में इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो गेम है ये पास्ट से है और आज इसका प्रेजेंट में भी इतना ही रेलेवेंस है, बल्कि इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती ही जा रही है। आप देखिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया है। जैसे आप देखेंगे वल्कनाइज्ड रबर का जैसे ही इंट्रोडक्शन होता है उसके बाद आप देखते हैं पैडिंग्स बनाना चालू हो जाती हैं 1848 के आसपास, प्रोटेक्टिव ग्लव्स बनाने चालू हो जाते हैं। फिर बाद में आप देखेंगे हेलमेट्स बनाए जाते हैं जो मेटल के बनाए जाते हैं और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल भी इंट्रोड्यूस करा जाता है इसी समय पे। तो आपको पता चला एक तरफ टेक्नोलॉजी का काम बिल्कुल नहीं है और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ने प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है क्रिकेट को एज अ गेम। क्रिकेट और विक्टोरियन इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन थी, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये सोसाइटी को दर्शाता है, जो इंग्लिश सोसाइटी थी उसके नेचर को रिफ्लेक्ट करता है क्रिकेट। किस तरीके से, तो जो रिच लोग थे वो खेलते थे इसको सिर्फ मजे के लिए, प्लेजर के लिए, और जो रिच लोग इस चीज को खेल रहे हैं मजे या प्लेजर के लिए उनको आप अमेचर्स कहते थे। और दूसरी तरफ जो गरीब खेल रहे हैं वो खेलते थे इससे रोजमर्रा के लिए, इससे उनको जीवन में कुछ पैसे मिल जाए। और जो पैसे के लिए खेलते हैं उनको प्रोफेशनल्स कहा जाता था और जो अमीर हैं जो मजे के लिए खेल रहे हैं उनको अमेचर्स कहा जाता था। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको वेजेस मिलते थे, उनको वेतन मिलता था अगर वो एक पर्टिकुलर टीम के लिए खेल रहे हैं, या फिर गेटवेज, ये जो गेट मनी है, सब्सक्रिप्शन है, इन सब की वजह से पैसा मिल जाता था। कैसे मैं समझा रहा हूँ, मान के चलिए आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो जो देखेगा उससे पैसे मिल जाएंगे। जो आपको मतलब कोई भी पर्टिकुलर मर्चेंटाइज खरीदता है, आप भी आज देखिए जैसे आईपीएल का केस है, आईपीएल में भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी आप टी शर्ट खरीदते हैं, मर्चेंटाइज खरीदते हैं, बॉल, हेलमेट, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों से इनको कहीं ना कहीं पैसा मिलता है।
और वही छोटे रूप में यहाँ प्रोफेशनल्स को उससे पैसा मिल जाता था। ये जो गेम है ये सीजनल था, जिसकी वजह से इससे आप समझ पा रहे होंगे एक रेगुलर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होने वाला पूरे साल भर। तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो खदानों में काम करेंगे एज माइनर्स या फिर दूसरे छोटे मोटे काम करते रहते थे ताकि उनका गुजारा चलता रहे। ये जो सोशली सुपीरियर लोग थे अमेचर्स, इनका किस तरीके का काम था? ये कस्टम्स बनाते थे क्रिकेट के, ये जो तौर तरीके हैं ये बनाने का काम था अमेचर्स का। अमेचर्स को आप जेंटलमैन कहते हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको प्लेयर कहा जाता था। तो ये डिफरेंस आप समझ लें, जब आप कहते हैं क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन्स तब आप अमीर लोगों की बात कर रहे हैं, अमेचर्स की बात कर रहे हैं। और जब आप बात करते हैं गली क्रिकेट की या फिर आप बात करते हैं जो रेगुलर प्लेयर्स हैं उनको आप प्रोफेशनल्स कहते हैं। आप देखिए अमेचर्स और प्रोफेशनल्स के ग्राउंड में एंटर करने की भी जो एंट्रेंस का जो गेट था वो भी अलग अलग रहता था। यहाँ ये अमेचर्स के लिए अलग से होगा और प्लेयर्स के लिए अलग से होगा। दोनों एक साथ एंटर भी नहीं करते थे ग्राउंड में। मतलब आपको ये सोशल डिफरेंस समझ में आ रहा है, सोशल डिसरिगार्ड समझ में आ रहा है, किस तरीके से दोनों को ट्रीट किया जा रहा है। जो अमेचर्स हैं जनरली वो बैट्समैन होते थे, क्योंकि उनका काम जो होगा मजे से बॉल मारो, बाकी जो दौड़ने का काम है, बॉलिंग करने का काम है, वो सब कौन करेगा? वो आपके प्रोफेशनल्स करेंगे। साथ में जो लॉज बनाए जा रहे हैं गेम के वो भी हमेशा बैट्समैन को इसीलिए फेवर करते हैं क्योंकि शुरू में जो पैसे वाला आदमी था डपली किसके पास थी? अमेचर्स के पास थी। और अमेचर्स के हिसाब से ये रूल बनाए गए, अमेचर्स ही बैट्समैन होते थे। इसीलिए क्रिकेट जो है वो बैट्समैन को ज़्यादा फेवर करता है। इट इज़ जनरली टर्म्ड एज अ बैट्समैन फेवरिंग गेम। एंड जो रूल्स हैं वो सारे कौन बना रहा है? जेंटलमैन बना रहे हैं। सोशल सुपेरियरिटी तो है ही अमेचर्स की, क्योंकि ये पैसे वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से हमेशा यही कैप्टन बनते थे टीम के। तो यहाँ से एक ट्रेडिशन एक और आ गया कि बैट्समैन जो होगा वही टीम का कैप्टन बनेगा। साथ में आप देखें जो कैप्टन ऑफ टीम है, चाहे वो किसी क्लब से खेले, नेशनल साइड से खेले, ये हमेशा ही अमेचर्स रहते थे। कभी भी आपको प्रोफेशनल्स देखने नहीं मिलेंगे शुरुआती दौर में। 1930 आता है जब आप देखेंगे इंग्लिश टीम को पहली बार प्रोफेशनल, जिनका नाम था लेन यूटन, इन्होंने लीड किया। यॉर्कशायर बैट्समैन थे। तो आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस, कितना टाइम लग गया जब एक प्रोफेशनल को कैप्टनसी मिली। शुरुआत होती है 19th सेंचुरी की, जहां पर आप देखेंगे एजुकेशनलिस्ट आते हैं जैसे कि थॉमस आर्नोल्ड, जो कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल सिस्टम डेवलप करते हैं। ये जो स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि क्रिकेट है, रग्बी है, इसको सिर्फ एक आउटडोर गेम की तरह नहीं देखते थे। ये देखते थे ये गेम्स जो हैं वो इंग्लिश बॉयज़ को डिसिप्लिन सिखाने के लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ हायरार्की सिखाने के लिए ज़रूरी है, स्किल्स देने के लिए ज़रूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट और लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से जो ब्रिटिश एम्पायर है वो और ज़्यादा मदद करने लगी ऐसे स्कूल्स बनाने में कि जो यंग लड़के हैं उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जा सके। क्रिकेट ने जो इंग्लिश एलीट्स हैं उनको ग्लोरीफाई करने में मदद की। आप देखिए जो क्रिकेट है ये खेला जाता था सिर्फ जीतने के लिए नहीं, अमेचर्स में, या प्रॉफिट के लिए नहीं खेला जाता था। ये खेला जाता था फॉर द स्पिरिट ऑफ गेम्स। पर्टिकुलरली अमेचर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो पैसे के लिए नहीं खेल रहे। आप देखें जो इंग्लिश की रूलिंग क्लास है, ऐसा माना जाता था कि ये लड़ाई इसलिए जीते हैं क्योंकि ये सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स या सुपीरियर कैरेक्टर जो इनकलकेट करा उनने यंग मैन में, जो डिसिप्लिन है, जो स्पिरिट ऑफ लीडरशिप है, ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से ये लड़ाई जीते हैं। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से बिल्ड हुए? बोर्डिंग स्कूल से, जहाँ पर ये जेंटलमैनली गेम्स खेला करते थे जैसे कि क्रिकेट, और उसी वजह से इनके अंदर ये संतुलन आया है। ऐसा माना जाता है कि जो वाटरलू की लड़ाई है नेपोलियन के साथ, वो भी ये लोग इसीलिए जीते थे क्योंकि इनों में ज़्यादा डिसिप्लिन था, इन लोगों में ज़्यादा डिसिप्लिन था। दूसरी तरफ हम देखें कि गर्ल्स के लिए किस तरीके से स्पोर्ट हुआ करता था। स्पोर्ट्स फॉर गर्ल्स, तो लगभग 19th सेंचुरी तक ऐसा माना जाता था कि जो स्पोर्ट्स और विगरस एक्सरसाइजेस हैं ये लड़कियों के लिए नहीं है। ये ब्रिटेन में जो एजुकेशन था गर्ल का, उसमें ये चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करी गई थी। ये एक गेम है क्रिकेट। ये जो स्लो पेस गेम है जिसमें आपको एलिगेंट गेम कंसिडर करा जाता है, धीरे धीरे जैसे उनकी ड्रेसिंग होती है उस हिसाब से ये खेल सकते हैं। और ये स्पेसिफिकली खेला जाता था अपर क्लास विमेन के द्वारा। 1890s में आप देखेंगे स्कूल ने धीरे धीरे प्लेग्राउंड्स एक्वायर करना चालू किए जहां पर लड़कियों को खेलने दिया जाने लगा। कुछ ऐसे गेम्स हैं जो सिर्फ मेल गेम्स कहलाते थे, उनको भी धीरे धीरे इनकलकेट किया गया धीरे धीरे। यहाँ पर आप देखिए क्रिकेट, ये गेम है, इसको आप क्रिकेट ना पढ़ें। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा जो ड्रेस है, हेड गियर है, इतना सारा चीज़ें पहन के ये खेला करती थी।
और ये पूरा गेम जो है इस तरीके से चला करता था। ये पिक्चर है 20 जुलाई 1872 की। स्पोर्ट्स गेम में आप देख रहे हैं ये अपना फ्लोइंग ग्राउंड पहनेंगी, फ्रिल्स हैं, हैट्स हैं। ये सब पहनने के बाद जब आप कोई भी खेल खेल रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो खेल काफ़ी स्लो पेस का होना चाहिए, नहीं तो आप यू विल नॉट बी एबल टू कीप द पेस। अब क्रिकेट में ऐसी ड्रेस पहन के आप नहीं दौड़ सकते, तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदली। अब हम बात करें स्प्रेड ऑफ क्रिकेट की, किस तरीके से क्रिकेट आगे बढ़ता है। कुछ इंग्लिश टीम्स हैं, आप देखेंगे कुछ इंग्लिश टीम्स कैसे बनती है, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, ये इंग्लिश गेम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनलाइज हो गए। लेकिन जो क्रिकेट है वो कॉलोनियल गेम बन के रह गया। ये वहीं पर खेला जाता था जहाँ पर कॉलोनियल एम्पायर ने अपना कॉलोनी बनाई है। जहाँ पर भी ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज हैं वहाँ पर ये पर्टिकुलरली खेला जाता था। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये कॉलोनियल इंडिया में टेनिस खेला जा रहा है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ने की, हमने उन चीज़ों को इनकलकेट किया। कॉलोनीज में क्रिकेट एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट के तौर पे देखा जाने लगा। ये जो वाइट सेटलर्स के द्वारा खेला जाता है या फिर जो लोकल अपर क्लास थे वहाँ के, उनके द्वारा खेला जाता है, जो ये चाहते थे कि वो अपने कॉलोनियल मास्टर्स को कॉपी करें। आप देखेंगे कॉलोनीज में क्रिकेट एक सुपीरियर सोशल और रेशियल स्टेटस बन जाता है, एक साइन बन जाता है, एक सिंबल बन जाता है कि आपका जो स्टेटस है वो सुपीरियर है। इस पिक्चर में देखिए, अ लेजर गेम फॉर रिक्रिएशन बीइंग प्लेड अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ हिमालय। ये देखिए हिमालय में जो प्लेन एरिया है वहाँ पर एक क्रिकेट खेला जा रहा है, इसकी फोटो है। खास बात यहाँ पर यह है कि जो पेविलियन है उसके आसपास आपको सर्वेंट्स देखने मिलेंगे। ओनली इंडियंस इन द पिक्चर सीम टू बी द सर्वेंट्स सीन नियर द पेविलियन। तो भारतीयों को एज अ सर्वेंट इस गेम में इंक्लूड किया जाता था। एफ्रो कैरेबियंस को देखिए आप, ये पॉपुलेशन जो है ये भी क्रिकेट खेल रही है वेस्ट इंडीज़ में। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इनको डिस्करेज करा जाता था कि आप क्लब्स में, क्रिकेट क्लब में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। शुरुआती दौर में आप देखें तो ये जो क्लब्स वगैरह हैं इनको डोमिनेट किया जाता था वाइट प्लांटेशन ओनर्स के द्वारा और सर्वेंट्स के द्वारा। यहाँ पर देखिए कितना रफ पैच में ये क्रिकेट का गेम खेला जा रहा है। यहाँ पर भी ये हिमालयन जो एरिया है, हिमालयन विलेज 1894 में, वहाँ पर ये खेला जा रहा है। सीधी सीधी बात इन पिक्चर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश ने जो क्रिकेट है उसका भी खुला कंट्रोल नहीं दिया किसी को। मतलब अगर आप क्लब में खेलना चाहें वहाँ पर भी आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। नो इक्वल राइट्स एंड नोबडी टू सिट बिसाइड्स मी इक्वली, उस तरीके का अप्रोच इनका रहता था। पहला नॉन वाइट क्लब बनाया जाता है वेस्ट इंडीज़ में, जो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे लाइट स्किन मुलेटन्स। इतनी ज़्यादा गहराई में हमें हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं है क्रिकेट की, लेकिन आप थोड़ा सा ये समझ सकते हैं, कभी भी आपको लिखना हो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, ऐसे राइटिंग में लिखना है या फिर किसी आंसर में अपने जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको आपको सपोर्ट करना है, बटरेस करना है, तब आप इन चीज़ों को भी लिख सकते हैं कि इवन इन क्रिकेट डिस्क्रिमिनेशन वॉज क्लियरली विजिबल। ये जो ब्लैक्स हैं ये इनफॉर्मल क्रिकेट खेला करते थे। इनफॉर्मल मतलब आप समझ रहे हैं जिस तरीके से गली क्रिकेट होता है उस तरीके से, चाहे वो पार्क में खेलें या फिर जो सकरी सकरी गलियां होती हैं घरों के आसपास, वहाँ खेलेंगे। और क्रिकेट जो है वो कैरिबियन में धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आपको मालूम है वेस्ट इंडीज़ गजब की टीम है। ये 1950s में ये फर्स्ट सीरीज जीतते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, जो इनके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी और इसको नेशनल अचीवमेंट के तौर पे देख के मनाया गया था। यहाँ आप देखें लैरी कॉन्स्टेंटीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेटर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के। अब हम देखें किस तरीके से आयरनीज थी विक्ट्रीज से संबंधित। आयरनीज मतलब विडंबना। आप देखिए किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया गया। वेस्ट इंडीज़ जो है वो वाइट्स के इक्वल है, ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया वेस्ट इंडीज़ की जीत से। आप देखिए वेस्ट इंडीज़ का जो कैप्टन था उस टाइम पे वो एक वाइट प्लेयर था। पहली बार ऐसा होता है कि फ्रैंक वॉरेल वेस्ट इंडीज़ को लीड करते हैं, ब्लैक प्लेयर। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल को पहली बार 1920s में कैप्टन बनाया गया, तो वहाँ पर एक ग्लास सीलिंग तोड़ी उन्होंने। उसी तरीके से 1960 में एक ब्लैक प्लेयर कैप्टन बनता है, वहाँ एक और ग्लास सीलिंग तोड़ी गई। तो 19th सेंचुरी में बहुत सारी सोशल ग्लास सीलिंग्स तोड़ी गई थी, चाहे बात कैप्टनसी की करी जाए, चाहे बात कलर और रेस की करी जाए। यहाँ पर एक इकोनॉमिक ग्लास सीलिंग टूटती है, तो यहाँ पर एक रेशियल ग्लास सीलिंग टूटती है 1960 में, जब आपको पता है फ्रैंक वॉरेल लीडर बनते हैं, कैप्टन बनते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम के। वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो रिप्रेजेंट सिर्फ एक नेशन को नहीं कर रही थी। आप देखते हैं बहुत सारे जो डोमिनियंस हैं वो सब मिलके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना रहे हैं जो वेस्ट इंडीज़ है। उसी तरीके से इंडियन कॉलोनी पे भी, जो इंडिया एज ए कॉलोनी है ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश एम्पायर की, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ से एक नया डिस्कशन चालू होता है क्रिकेट, रेस एंड रिलीजन का। आप देखिए अगर मैं कॉलोनियल इंडिया की बात करूँ तो क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया गया था रेस और रिलीजन के बेसिस पे। पहले आप देखिए
फर्स्ट रिकॉर्ड जो बना क्रिकेट का ये 1721 में खेला जाता है। रिकॉर्डेड टाइम, जब आपको पता हो पहली बार जो गेम खेला गया वो 1721 की यादगार है, भारत में खेला गया। और ये खेला गया था इंग्लिश सेलर्स के द्वारा कैम्बे में। इंग्लिश सेलर्स इसको खेलते हैं 1721 में। यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड में एक पारसी टीम दिखाई, फर्स्ट क्रिकेट टीम टू टूर इंग्लैंड। इंग्लैंड जाते हैं 1886 में, पारसी टीम बना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि रेस और रिलीजन की लाइन पे बना है, वो क्यों, ये आप समझिए। तो जो पहला इंडियन क्लब बनता है वो कलकत्ता क्रिकेट क्लब बनता है, जो 1792 में एस्टेब्लिश किया गया था। और आप देखते हैं 18th सेंचुरी आते आते तक क्रिकेट जो है वो बहुत सारी जगह पर खेला जाने लगा। पर्टिकुलरली देखेंगे तो ब्रिटिश के जो मिलिट्री मैन हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, यही लोग खेलते थे। और ये जो क्लब्स होते थे ऑल वाइट क्लब्स और जिमखानाज होते थे। ऑल वाइट मतलब आप समझ गए होंगे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब धीरे धीरे जो इंडियन कम्युनिटी है वो भी चाहेगी कि भाई हम भी क्रिकेट खेलें, तुम हमारे घर में आके खुद ही खेल रहे हो, हमें भी तो खिलाओ। यहाँ पर चेंज आने लगते हैं। पहली इंडियन कम्युनिटी जो अपना खुद का क्रिकेट खेलने का शुरुआत करती है या जो क्रिकेट खेलना शुरू करती है वो एक स्मॉल कम्युनिटी है ज़ोरास्ट्रियंस की, जिसको आप पारसीज कहते हैं, बम्बई के। पारसीज जो हैं वो ब्रिटिश के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं व्यापार की वजह से। ये जो ट्रेड कर रहे थे इसकी वजह से ब्रिटिशर्स के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। और यही फर्स्ट ऐसी इंडियन कम्युनिटी थी जो वेस्टर्नाइज होती है। आप देखेंगे ये जो इंडियन क्रिकेट क्लब है, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बॉम्बे में, ये 1848 में बनाते हैं और 1886 में ये इंग्लैंड का दौरा करते हैं क्रिकेट के लिए। पारसी क्लब जो है वो स्पॉन्सर और फंडेड किया जा रहा था पारसी बिजनेसमैन के द्वारा, जो आपके टाटाज और वाडियाज हैं, यही स्पॉन्सर कर रहे थे। आप देखिए बॉम्बे जिमखाना जो कि ऑल वाइट क्लब था और पारसी क्रिकेट का जो एसोसिएशन था, उनमें विवाद होने लगा। विवाद क्यों हो रहा था? क्योंकि ये पार्क का यूज़ कर रहे थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये अपना खुद का एक जिमखाना बना लेते हैं और वहाँ पर बैठ के क्रिकेट खेलते हैं। ये जो विवाद हुआ बॉम्बे जिमखाना और पारसी टीम का, उसके बाद आप देखते हैं 1889 में पारसी टीम बॉम्बे जिमखाना की टीम को हरा देती है। ये बिल्कुल 4 साल बाद हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है और 1889 में पारसी टीम हरा देती है बॉम्बे जिमखाना की टीम को, जो ऑल वाइट टीम थी, ऑल वाइट। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करने वाले जो मतलब कुछ मुख्य नेता थे, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ग्रेट पारसी स्टेट्समैन का और इंटेलेक्चुअल का, जिनको आप जानते हैं, जिनकी हमने चर्चा की है, दादाभाई नौरोजी। इनकी काफ़ी किताबों के बारे में भी हमने बात की है, इंडिया एंड द अन ब्रिटिश रूल, और भी इनके कामों की चर्चा हमने की है। आप देखिए ये पिक्चर है आपके राइट साइड में पारसी जिमखाना की, किस तरीके से दिखता है। और ये एक एग्जाम्पल बन जाता है, दिस बिकम्स अ प्रेसिडेंस फॉर ऑल द अदर इंडियंस। और यहाँ से आप देखेंगे एक दौड़ शुरू हो जाती है क्लब्स एस्टैब्लिश करने की, जिमखानास बनाने की। लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है, यहाँ पारसियों ने बनाया तो इसको ऐसे नहीं लिया गया कि इंडिया के लिए बना है। यहाँ पर इसको एक रिलीजियस एंगल से देखा गया कि पारसी जो है एज ए रिलीजन इस चीज़ को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो दौड़ लगी कि हिंदू जिमखाना बनाने की और मुस्लिम जिमखाना बनाने की। अब देखिए 1890s आता है और हिंदूज और मुस्लिम जो हैं वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे फंड्स इकट्ठे करने में कि वो हिंदू जिमखाना और इस्लाम जिमखाना बना पाए। हिस्ट्री ऑफ जिमखाना क्रिकेट में सबसे गजब की बात यह है कि हमारे इंडिया में ये रिलीजियस लाइंस पे बना गया है, मतलब कम्युनल और रेशियल लाइंस पे जिमखानास बनाया गया इंडिया में। और जब ये टीम है तो ये एक दूसरे से खेला करती थी, तो वहाँ पर भी रेशियल हेट्रेज और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो ये टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, असल में ये जो टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ के खिलाफ खेले जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होते हैं जिनका नाम होता है क्वाड्रेंगुलर। क्वाड्रेंगुलर मतलब आप समझ गए 4 टीम्स खेलेंगी, जिनमें यूरोपियंस, पारसीज, हिंदूज और मुस्लिम्स खेलते हैं। बाद में ये पेंटेंगुलर हो जाती है जिसमें 5 लोग खेल रहे हैं, जिसमें रेस्ट भी जुड़ जाता है, मतलब जो बचे कुछ लोग हैं वो जुड़ जाते हैं। जैसे टेक फॉर एग्जांपल विजय हजारे जो कि क्रिश्चियन है, ये रेस्ट की टीम से खेलते थे, मतलब 5 टीमें जो खेल रही हैं उनमें से एक। 1930s और 40 आते तक जर्नलिस्ट, क्रिकेटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स ये क्रिटिसाइज करने लगते हैं ये रेशियल और कम्युनल फाउंडेशंस को, ये जो तमाम आपकी टीम्स बनी है उनके। ये लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं पेंटेंगुलर टूर्नामेंट को, किस तरीके से यहाँ पर हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसीज अपने अपने कम्युनल एंगल्स को, अपने अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया के बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड एडिटर बॉम्बे क्रॉनिकल के एस ए ब्रेलवे, जो रेडियो कमेंटेटर भी थे, और AFS तलियार खान, साथ में आप देखें इंडिया के सबसे पॉपुलर और रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन महात्मा गांधी,
ये भी अगेंस्ट थे इस पेंटेंगुलर सीरीज के टूर्नामेंट के, क्योंकि यहाँ पर आपको कम्युनल डिविसिव कंपटीशन देखने मिल रहा था। एक तरफ गांधी कहते थे कि हमें एज ए नेशन यूनाइट होना है, और दूसरी तरफ इस तरीके की सीरीज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शो कर रही थी, और उनके जो सपोर्टर्स थे वो भी उसी तरीके से होंगे। जो हिंदू होगा वो हिंदू जिमखाना को सपोर्ट करेगा, जो मुस्लिम होगा वो इस्लाम जिमखाना को सपोर्ट करेगा। इस तरीके की चीज़ें देखने मिल रही थी। आगे बढ़े तो आप देखेंगे ये जो राइवल फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो रहा है ये रीजनल लाइन पे भी होने लगते हैं। नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप जो है आपकी, जिसको आप रणजी कहते हैं, वो इस तरीके से एस्टैब्लिश हुई थी जब पेंटागनल टूर्नामेंट को रिप्लेस किया गया। ये आपके इंडिपेंडेंस तक इसी तरीके से चलती है, लेकिन जो कॉलोनियल टूर्नामेंट्स थे वो चीज़ें बंद हो जाती हैं उनके रूल्स के साथ। कास्ट और क्रिकेट की बात करें, किस तरीके से कास्ट और क्रिकेट का इशू मिलता है। पलवंकर बालू जो 1875 में पूना में पैदा हुए थे, ये ग्रेटेस्ट स्लो बॉलर माने जाते हैं अपने समय के। ये हिंदू जो आपके क्वाड्रेंगल टूर्नामेंट है उसमें हिंदू जिमखाना से या हिंदूज की तरफ से खेलते थे। इनके इतने अच्छे प्लेयर होने के बावजूद भी इनको कभी कैप्टन बनने नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये दलित थे। तो यहां से आपको एक एग्जाम्पल मिल रहा है किस तरीके से सोशल ऑपरेशन होता था दलित्स का या डिप्रेस क्लासेस का। इनके जो यंगर ब्रदर थे विट्ठल, वो बैट्समैन थे, और इनको कैप्टन बनने मिलता है 1923 में, जब ये यूरोपियंस के खिलाफ बढ़िया विक्ट्री प्राप्त करते हैं, जीत हासिल करते हैं। जो हिंदूज की ब्रिलियंट विक्ट्री थी, ये क्यों हुई? ये इसीलिए हुई क्योंकि जो हिंदू जिमखाना है उसने काफ़ी सोच समझ के जो मिस्टर बिट्टल है उसको कैप्टन बना दिया। उनको कैप्टन बनाना ये काफ़ी सोची समझी स्टेप कह सकते हैं आपके हिंदू जिमखाना का। यहाँ पर आप देखिए क्या मॉरल हम ड्रॉ कर सकते हैं। मॉरल हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आपको एक मैग्निफिसेंट विक्ट्री चाहिए, अगर आपको जीत चाहिए, तो ये जो आपको अनटचेबिलिटी और ये भी जो भी टैबूज हैं उनसे हमें दूर रहना है। और इससे एक बिगर पिक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जिस तरीके से एक हम गेम जीत पाए हैं यूरोपियंस के खिलाफ अनटचेबिलिटी को अलग करके अपने दिमाग से, उसी तरीके से हम स्वराज भी हासिल कर सकते हैं अगर अनटचेबिलिटी जैसी माल प्रैक्टिस को हम अपने तरीके से अपने दिमाग से अलग कर दें। आप देखिए मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, और ओडीआई क्रिकेट जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट होता है ये खेला जाता है टीम्स के बीच में। प्लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगते हैं। आप देखिए क्रिकेटर्स पब्लिक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आज भी आप देखेंगे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े लोगों तक काफ़ी पॉपुलैरिटी है क्रिकेटर्स की। ये जो इंडियन फैंस हैं ये इनको याद रखते हैं कहाँ से? पेंटेंगुलर और क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट से ही इनको काफ़ी याद रखा जाता है। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्रिकेटर हैं सीके नायडू जो काफ़ी पॉपुलर थे। इनकी बैट्समैन ये बहुत ही शानदार बैट्समैन थे, इनकी बैटिंग बहुत ही शानदार थी। ये इंडिया के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन बनते हैं और ये खेलते हैं इंडिया के साथ फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1932। इंग्लैंड के खिलाफ सीके नायडू खेलने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बैट्समैन थे। इंडिया 1932 में वर्ल्ड क्रिकेट में एंटर करता है, ये वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में एंटर करता है। ये इसलिए पॉपुलर हो पाया और पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आप देखिए जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं या जो ब्रिटिश एम्पायर है वो सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनीज के साथ ही अपना क्रिकेट मैच करता था, यहाँ पर कोई भी सॉवरेन नेशन नहीं खेलता था। 1877 से ये जो टेस्ट क्रिकेट है शुरू होता है, इसका ओरिजिन होता है, और उसके बाद इंडिया और ऐसी बहुत सी कॉलोनीज खेलती हैं। जब पहला टेस्ट खेला जाता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया तब शुरुआती दौर की वाइट सेटलिंग कॉलोनी थी और इसके पास अपना खुद का गवर्निंग सिस्टम नहीं था। उसके बाद आप देखिए इसी तरीके की स्मॉल कंट्रीज जैसे कैरेबियन है, उसमें भी क्रिकेट खेला जा रहा है। जो वेस्ट इंडीज़ है, आगे जाके जो वेस्ट इंडीज़ बन जाती है वो अपनी पूरी एक टीम बना रहे हैं, उस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनीज खेलती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वो खुद की एक सॉवरेन नेशंस की तौर पे आपको देखने मिलेंगे। जैसे इंडिया है वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ादी पाती है, इस तरीके से बहुत सी जो कॉलोनीज थी उनको आज़ादी मिलती है। बात करें महात्मा गांधी का क्या स्टैंड था इस कॉलोनियल स्पोर्ट को लेके, तो महात्मा गांधी ये बिलीव करते थे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी और माइंड के बैलेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये बार बार एम्फेसाइज करते थे कि खेल जैसे क्रिकेट और हॉकी हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि ये कॉलोनियल मास्टर्स के द्वारा दिए गए हैं, और ये कॉलोनियल मास्टर्स जो इंपोर्ट करके लाए हैं ब्रिटेन से ये सारे खेलों को, इन खेलों की वजह से जो भारतीय खेल हैं, जो हमारे परंपरागत खेल हैं, जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं, वो रिप्लेस किए जा रहे हैं। बच्चों में उनकी रुचि कम हो गई। देखिए खेल जैसे क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल है, या फिर आप टेनिस को भी ले लीजिए, तो ये महंगे खेल हुआ करते हैं। ये वही खेल सकते हैं जो प्रिविलेज क्लास से। गांधी जी ये कहा करते थे कि ये जो गेम्स हैं ये कॉलोनियल माइंडसेट को शो करते हैं और ये कहीं ना कहीं काफ़ी कम इंपॉर्टेंस और इफेक्टिवनेस रखते हैं एजुकेशन में।
सिंपल एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू दीज गेम्स विच हैव अ कॉलोनियल अंडरपिनिंग, कॉलोनियल ओरिजिन। आप देखिए डीकोलोनाइजेशन होता है और साथ में स्पोर्ट्स, अब इन दोनों का क्या रिलेशन है? डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग कंट्रीज में चालू हो जाता है। जो भी यूरोपियन एम्पायर थे वो धीरे धीरे आज़ाद होने लगते हैं, आपको पता है। इंडिया 1947 में आज़ाद हो रहा है और इसके बाद से आप देखेंगे नेक्स्ट हाफ सेंचुरी तक ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। क्रिकेट का जो जुनून है वो भी बढ़ता जा रहा है। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ट्रेड में कम हो रहा है, कॉमर्स में कम हो रहा है, मिलिट्री में कम हो रहा है। ये आपको देखने मिलेगा। क्यों देखने मिलेगा? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी वो खत्म हो रही है, ना ब्रिटिश के पास कुछ खरीदने के लिए बचा है ना बेचने के लिए। साथ ही साथ ब्रिटेन का पावर भी खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स के जो मैटर्स हैं इसमें उसका हाथ ढीला हो रहा था। सुपर पावर्स के तौर पे यूएस और यूएसएसआर आ चुके थे। ये सारी चीज़ें आपको पता है। आप देखेंगे धीरे धीरे जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं ये डिसअपियर हो रही, पर उसके बावजूद भी जो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, जो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, उसका जो भी काम काज होता है वो हाथ में होता है इनके। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हाथ से निकलती हैं। आप देखेंगे आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन से शिफ्ट होकर टैक्स फ्री दुबई पहुंचने वाला है। पर उसके पहले हम बात करें 1965 की। जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, वो पहले इंपीरियल था, उसको नाम चेंज करके इंटरनेशनल बना दिया गया। इसके बावजूद उसको डोमिनेट करने के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोग ही हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री उसको डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वीटो पावर होता है। ये प्रिविलेज जो है वीटो पावर का 1989 में खत्म होता है। ये जो प्रिविलेज पोजीशन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, इसको ले लिया गया था। इट वॉज टेकन अवे। कॉलोनियल फ्लेवर जो था वर्ल्ड क्रिकेट में 1950 से 60 तक आपको देखने मिलेगा। आप देखेंगे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ, जो एक रेसिस्ट स्टेट है। और जब रेशियल सेग्रीगेशन की पॉलिसीज प्रैक्टिस करी जा रही थी उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं इनको चाहिए था कि ये इस चीज़ को डिनाई करें, ये उनके साथ क्रिकेट ना खेलें, उनको ज़्यादा बढ़ावा ना दें। दूसरी तरफ आप देखेंगे जैसे इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था, टेस्ट खेलने से मना कर दिया था, इनको बाइकआउट कर दिया था। आप देखेंगे जो इंग्लिश क्रिकेट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका का जो दौरा है वो 1917 में जाके बंद किया। उसके पहले तक 50-60 तक ये बड़े आराम से क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन ये 70s में वो साउथ अफ्रीका का जो एक दौरा होने वाला था उसको कैंसिल करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर इन पे काफ़ी ज़्यादा डाला जा रहा था, और जिस तरीके से ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट कर रहे थे उसकी वजह से इनको भी डर लग रहा था कहीं इनको बैकआउट ना कर दिया जाए। आगे हम एक और चीज़ देखें किस तरीके से क्रिकेट को कमर्शलाइज किया गया, मीडिया और आज के क्रिकेट का संबंध देखते हैं। 1970 आता है, यहां पर आप देखेंगे पूरी तरीके से क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया जा रहा है। ये जो रेसिस्ट साउथ अफ्रीका है इसको एक्सक्लूड करा जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट से। 1971 एक लैंडमार्क ईयर बन जाता है, क्योंकि इस टाइम पहली बार एक ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मेलबर्न में। 1975 आता है और पहला वर्ल्ड कप खेला जाता है सक्सेसफुली। और 1977 देखेंगे आप तो एक बिजनेसमैन 1977 में पूरी तरीके से क्रिकेट को बदल के रख देता है। उस बिजनेसमैन का नाम था कैरी पैकर। ये ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन टाइकून है जो कि शुरू करते हैं ये जो क्रिकेट है इसको ब्रॉडकास्ट करना, क्रिकेट को ये ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं और क्रिकेट को हर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, और इसको पैकर्स सर्कस भी कहा जाता था। आप देखिए जो कैरी पैकर हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर दिया क्रिकेट को, टेलीविजन तक लाके दे दिया। जो टेलीविजन ऑडियंस है वो भी देख पा रही है। पहले आपको स्टेडियम में जाके देखना पड़ेगा, अब वो चीज़ आप अपने टेलीविजन सेट पे भी देख सकते हैं। साथ में आप देखें रंगीन कपड़े पहना जा रहे हैं, प्रोटेक्टिव हेलमेट्स हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, और क्रिकेट में जो लाइट्स लगाई जा रही हैं, रात को लाइट्स लगा के क्रिकेट खेला जा रहा है। इस तरीके का सिस्टम शुरू हो गया, और यहाँ से आप समझ रहे हैं कि जो पैकर गेम है, पोस्ट पैकर गेम का ये स्टैंडर्ड बना दिया गया था। पैकर के बाद से गेम का एक स्टैंडर्ड था जिसमें प्रोटेक्टिव हेलमेट्स, कलर ड्रेसेस, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस ये सब ऐड कर दिए गए। पैकर जो है उसने क्रिकेट के लिए एक लेसन दे दिया। आप देखें किस तरीके से उसको एक मार्केटेबल गेम बना दिया गया, और यहां से एक बहुत मोटी रकम रेवेन्यू के तौर पे कमाई गई। क्रिकेट बोर्ड जो है वो अमीर हो रहा है, वो टेलीविजन राइट्स बेचेंगे कंपनीज को और वहां से वो पैसे कमाने लगे। ये सब पैकर का आइडिया था, और इससे इतना बड़ा एक बिजनेस इंडस्ट्री डेवलप हो गई। टेलीविजन चैनल्स हैं वो पैसे कमा रहे हैं। आप देखिए टेलीविजन, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं और सबके पास पैसे आ रहे हैं।
यहाँ पर जो टेलीविजन हैं ये कवरेज करेंगी जो भी क्रिकेटर सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनका। फिर क्रिकेटर सेलिब्रिटीज़ क्या करेंगे, कोको कोला, कंघी, साबुन, शैम्पू, ये सारी चीज़ें बेचेंगे, उससे भी पैसा आने वाला है। अगर वो कहेंगे ये वाली मोटरसाइकिल खरीदो तो आप दौड़ के जाएंगे खरीद लेंगे, वो कहेंगे मैं तो ये शैम्पू लगाता हूँ तो आप खरीद लेंगे। इस तरीके की चीज़ें भी शुरू हो गई। जो क्रिकेटर्स थे उनको भी एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट किया जाने लगा, उनको भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स मिलने लगी और वो भी एक कमर्शियल रूप में आपको दिखे। ये जो टेलीविजन कवरेज था इसने काफ़ी बदल के रख दिया क्रिकेट को। ऑडियंस जो है वो बढ़ गई, स्वाभाविक सी बात है। पहले जो ग्राउंड में जा रहा है वही देख पा रहा है, लेकिन अब जो घर पे बैठा है वो भी देख पा रहा है, तो ऑडियंस बढ़ गई। इससे कहीं ना कहीं छोटे छोटे गांव और कस्बों तक क्रिकेट पहुंचा। उसके बाद में एकदम से सैटेलाइट टेलीविजन का जो टेक्नोलॉजी आती है उसने क्रिकेट का जो रीच है वो वर्ल्ड वाइड कर दिया। मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज आती हैं, ग्लोबल मार्केट क्रिकेट का और ज़्यादा एक्सपैंड होता है और बूम करता है। आप देखिए इंडिया में लार्जेस्ट व्यूअरशिप है क्रिकेट की, ये भी आप जानते हैं। इसके बाद आप देखें कि किस तरीके से जो गेम का सेंटर है, जब लार्जेस्ट व्यूअरशिप इंडिया में है तो गेम का सेंटर कहाँ शिफ्ट हो गया, ये साउथ एशिया में हो गया। पहले जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था वो शिफ्ट हो जाता है, और ये जो शिफ्ट है ये सिंबलाइज किया जाता है, ये आपको पता चलता है जब आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन से शिफ्ट करके दुबई में कर दिया जाता है, जो टैक्स फ्री है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट हो रहा है ओल्ड एंग्लो ऑस्ट्रेलियन एक्सिस से सब कॉन्टिनेंटल टीम जो आपकी जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है और श्रीलंका, इनकी तरफ, जिसको आप समझ गए होंगे एशिया पे शिफ्ट हो रहा है, साउथ एशिया पे शिफ्ट हो रहा है। तो बहुत सारे डिस्कशन किए, इनमें से रेलेवेंट पॉइंट आपको डायरेक्टली प्लेट में परोस के नहीं मिल जाएंगे। आपको इनमें से कोई ना कोई चीज़ एज अ कंक्लूजन निकालनी पड़ेगी, एज अ इन्फ्रेंस निकालनी पड़ेगी, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। ये चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें से बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी समझ में आएगा, आपको इंटरनेशनल एंगल्स भी समझ में आएंगे कि इंटरनेशनल हेजेमनी क्या है। आप देखिए क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में भी वीटो पावर्स दिए जा रहे हैं पर्टिकुलर काउंसिल्स को, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। साथ में यहाँ कहीं ना कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से ये जो कॉलोनियल पावर्स हैं सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। डिपेंड करता है कि आप क्या लेने वाले हैं। ऐसा मैंने पढ़ा था, स्वान है, स्वान को एक बार लोमड़ी खाने पे बुलाती है और उसको पानी वाला दूध दे देती है। इस तरीके की कोई कहानी है, लेकिन स्वान की जो खासियत होती है वो ये है कि उसने दूध पी लिया और पानी छोड़ दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि स्वान ऐसा करता है नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपको ऐसा करना है। जो चीज़ आपके काम की है वो आपको इस चर्चा से, इस लेक्चर से निकाल लेनी है, और उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हैं ये आपको सोचना है। चाहे आप ऐसे में लिखें या फिर आप एथिक्स में लिखें या फिर जीएस के पेपर में, कहीं पर भी आप सोसाइटी की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, एथिक्स की बात करें, जब आप कभी कहते हैं कि लॉज में और रूल्स में क्या फ़र्क है, या इस तरीके की चीज़ें बताई जानी है आपको, या फिर आपको ये बताया जाना है कि जो लॉज हैं और जो आपके मॉरल एथिक्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तब आप इस चीज़ों को बता सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल्स यूज़ करने हिस्ट्री से, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको ये डिस्कशन बता दिया है। स्लाइड आपके सामने है, परंपरा अनुसार स्लाइड को पॉज करें और इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब लिख लिया होगा। सबसे पहला जो सवाल है वो है, द रीजन दैट क्रिकेट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द विलेज इज। अब ये रीजन हमें पता लगाना। पहला है क्रिकेट मैच हैज नो लिमिट, वेगनेस ऑफ द साइज ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड। साथ में आप देखेंगे रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर, ये क्रिकेट होगा, यहाँ पे सी मिसिंग है, क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर मेड अप ऑफ प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल। यहाँ पर आप देखेंगे तो तीनों ही चीजें सही हो जाती हैं। दूसरा सवाल है, द राइवलरी बिटवीन पारसीज एंड द रेसिस्ट बॉम्बे जिमखाना एंडेड व्हेन। अभी जो राइवलरी है कब खत्म हुई थी? पहली चीज तो पारसीज का आपको पता है खुद का जिमखाना बना लिया। दूसरी चीज, पारसी ने बॉम्बे जिमखाना वाले लोगों को हरा दिया। और ये दो इंपॉर्टेंट रीजन बनते हैं जिसके बाद से जो आपके बॉम्बे जिमखाना वाले लोग हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। तो यहां पर हमने दो सवाल पढ़े, पूरा डिस्कशन किया। डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा और आपको मेरी बात भी समझ में आ गई होगी कि आपको इससे क्या ड्राइव करना है और कैसे ड्राइव करना है। डिस्कशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू ओनली आईएएस।